नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, गैरसैंण में होगा यूकेडी का 21वां द्वैवार्षिक महाधिवेशन। 17 सितंबर को होगा द्वैवार्षिक महाधिवेशन। केंद्रीय अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी की है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर यूकेडी को लेकर मिलेगा नया घोषणा की गई है। 17 सितंबर को द्वैवार्षिक महाधिवेशन होगा, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी, यूकेडी को जल्द मिलेगा नया केंद्रीय अध्यक्ष। गैरसैंण में होगा यूकेडी का 21वां द्वैवार्षिक महाधिवेशन। 17 सितंबर को महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। उत्तरकाशी के गंगनानी में बीते रोज हुई बस दुर्घटना के 14 घायलों का ऋषिकेश के एम्स में इलाज चल रहा है। इन सभी को सोमवार सुबह 3 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 28 तीर्थयात्री घायल हो गए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने ऋषिकेश एम्स में जाकर घायलों का हालचाल पूछा और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जो गंगनानी उत्तरकाशी में कल बस दुर्घटना हुई थी, उसमें जो 28 पेशेंट जो घायल हुए, 14 पेशेंट को यहाँ एम्स रात ही लाया गया था। और मुझे इस बात को कहते हुए अच्छा लग रहा है कि सभी पेशेंट यहाँ अच्छे हैं और 3-4 पेशेंट में थोड़ा सा इंजरी उनकी ज़्यादा है, लेकिन उनको भी मैं कह सकता हूँ आउट ऑफ सीरियस है। कोई उनको दिक्कत नहीं है। यहाँ की पूरी टीम लगी है। डायरेक्टर मैम यहाँ लगातार उनको मॉनिटरिंग कर रही है। सभी डॉक्टर्स यहाँ लगे हैं। उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। वहीं भू अध्यादेश को लेकर भी लंबे समय से मांग चल रही थी प्रदेश में, और इसको लेकर सरकार सकारात्मक कदम उठाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और इसके लिए जल्द ही रिजल्ट भी सामने आएंगे। वहीं उन्होंने भू अध्यादेश को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो स्थिति दिख रही है, इसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र जल्द लागू किया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है। और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। उत्तराखंड बीजेपी ने आज से वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जल्द से जल्द 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही वैसे लोग जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है, उन्हें भी फिर से वोटर लिस्ट से जोड़ने की सहायता की जाएगी। वोटर चेतना अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून स्थित निजी होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत राज्य भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
देखिए, वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नौ मतदाता जो 18 वर्ष के अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 पर द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों को सबसे बड़ा काम करा। अभी तक ये एनजीओ सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़े। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। उत्तराखंड बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत वोटर चेतना अभियान की शुरुआत राजधानी देहरादून से की गई है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी 365 दिन और 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, लेकिन देश की जनता बीजेपी के इस जुमले को पहचान गई है और जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी हैं। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन जो है चुनाव के मोड में रहती है और वो तमाम इवेंट आयोजित करते रहते हैं। तमाम झूठ और जुमले अब देश की जनता उनके समझ चुकी है। अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आ रही है और देश की जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। अरुणाचल में जो है चाइना 2020 से लाल आंखें दिखा रहा है, 56 इंच का सीना उनको नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से मित्रता धर्म देश के अंदर निभाया जा रहा है, तो देश का वोटर तो पहले से ही सचेत है, वो तो चेत चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी चेतना अभियान चलाई है, जो भी अभियान चलाए वोटर अब उनके झांसे में नहीं आएगा। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यक्रम मजबूत कर रही है, बूथों का पुनर्गठन कर रही है। हम पहले ही जो है घर घर जाकर के वोटरों को जो है सरकार की जो नाकामियां हैं वो बता चुके हैं और जो अपना सदस्यता अभियान है वो भी हम पूर्ण कर चुके हैं। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने डीडी हाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 बार के कैबिनेट मंत्री और 6 बार से डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चौपाल को अपने ही विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। वहीं इस वक्त पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर होती जा रही है और डीडीडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अक्षरा मशीन और अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ गर्भवती प्रसूता महिलाएं भी भगवान भरोसे हैं। डीडी हट और टनकपुर, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन्म और कर्मस्थली दोनों है, वहीं अगर ऐसा हाल रहा तो पूरे उत्तराखंड में इसका क्या हाल और अंजाम देखने को मिल सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधि किसी काम के नहीं हैं, उनका होना ना होना बराबर है। और डीडी हाट की जनता की भी ये भूल है कि बार बार एक के बाद एक कार्यकाल में वो बिशन सिंह चौपाल को अपना विधायक चुन रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का इतना टोटा वहां पर है। और आपको जैसा कि पता है, स्वास्थ्य सेवाओं के बिना क्या व्यक्ति की हालत होती है, वो मूलभूत समस्या है किसी की भी। आज के दौर में जब तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर रही हैं, ऐसे में जनता को लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की जनता स्वास्थ्य सेवाएं मांग रही है और आप उसको दे कुछ और रहे हैं। प्रसूता महिलाओं को वहां से उत्तराखंड कांग्रेस के 3 नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी मनोनीत नेताओं को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत, गणेश गोंदियाल और कुलदीप को अलग अलग स्थान दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग वर्ग का समावेश एआईसीसी में हुआ, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा।
देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को केंद्रीय समिति में स्थान मिला है। उसके लिए हम पार्टी हाईकमान का हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ माननीय हरीश रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको स्थान मिला, आदरणीय गणेश गुदियाल जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनको स्थान मिला और आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी तो इसी प्रदेश के रहने वाले हमारे एआईसीसी के मेंबर भी इसी प्रदेश से। हरिद्वार जिले में बसपा में अंतरकलह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। खुद को बसपा का जिला प्रभारी बताने वाले सतपाल जायसवाल ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर पार्टी में तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि बसपा संगठन के बड़े नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसका ताजा उदाहरण सोनिया शर्मा को बसपा से निष्कासित करना है, जबकि सोनिया शर्मा के पति उमेश कुमार लगातार दलितों का समर्थन करते हैं, जिसकी बानगी उन्होंने बेलडा गांव में हुए प्रकरण में भी देखी थी। आज भी दलित समाज उमेश कुमार के साथ है। उन्होंने कहा कि सोनिया शर्मा के पार्टी से निकालने का बसपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कार्य ठीक प्रगति पर था। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कुछ दिन पहले डाउन थोड़ा हुआ था, मगर बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए बहन सोनिया जी जो आई हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा। जैसे ही बेलडा कांड हुआ उसमें दलित समाज और दलित समाज की नहीं सभी पिछड़े लोगों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी मदद करते रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को उत्तरांचल विश्वविद्यालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यू जीनियस 2.0 का शुभारंभ किया। यूनियन बैंक द्वारा देश भर में 32 स्थानों में इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज देहरादून से किया गया। 32 स्थानों से सभी विजेता बच्चों को मेगा फाइनल मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यूनियन बैंक द्वारा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत देश भर के स्कूली बच्चों के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, यूनियन बैंक बहुत सारी जो सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं, ये वन ऑफ द जो यू टैलेंट, जो टैलेंट है, हम टैलेंट से टैलेंट निकल रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव हमारा MD एंड CUMIum ये मनी मेकलाई इनिशिएटिव लिए है, लास्ट ईयर किए थे हम लोग, और बड़ा खुशी होगा कि पहली बार हम देहरादून में इस बार कर रहे हैं। और दिस ईयर वी आर द फर्स्ट सिटी टू होस्ट दिस इवेंट। मुझे बहुत खुशी है कि आज यूनियन बैंक ने एक बहुत अच्छा पहल किया है, जिसके अंदर में क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पूरे भारत में 32 जगह में हुआ और देहरादून में आज पहला कदम किया है। सच कहूं तो बच्चों से, अपने युवा से, अपने बेटियों से बात करने का जो एक पारिवारिक मजा आता है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। जो हमारे बच्चों का हौसला है, जो कौशलता है और जिस गुणवत्ता से वो कार्य करते हैं, वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। आपने ठीक कहा कि मैंने उनको शिवजी के एक त्रिशूल की झलक दी कि हर एक बच्चे के अंदर में एक विल पावर, एक सेल्फ कंट्रोल, एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रक्तदान शिविर और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और साथ ही मुफ्त हेल्थ चेकअप केंद्र का लाभ भी उठाया। युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी शिवा वर्मा ने कहा कि इस वक्त जब राज्य डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी चरम पर है, ऐसे में रक्तदान शिविर के आयोजन से काफी लोगों को मदद मिलेगी। प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस भवन प्रांगण में रक्तदान शिविर लगाया गया है महानगर युवा कांग्रेस द्वारा। और बहुत बढ़ चढ़कर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर युवा के साथ साथ मीडिया कर्मी हो या अन्य स्टाफ हो, सभी हिस्सा ले रहे हैं। ये समय बहुत ही, मैं कहूँगा, कठिन समय है इस प्रदेश में, क्योंकि डेंगू चरम सीमा पर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी संख्या बल में युवा कांग्रेस द्वारा आज रक्तदान शिविर लगाया गया है और सभी रक्तदान दे रहे हैं, जिससे कि किसी को कभी अगर कमी हो रक्त की तो वो उसकी पूर्ति हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट में ऋषि पारण सभागार में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं जिलाधिकारी ने जनता दरबार में आई। जिलाधिकारी सोनिका मीना ने बताया कि 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से जमीन, बिजली और पानी से जुड़ी हुई शिकायतें प्राप्त की हैं। बैठक में अधिकारी मौजूद रहे, जिनको मौके पर ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए। करीबन 120 हमारे पास आज शिकायतें आई हैं और जैसे हमेशा ही हमारे यहाँ पे कुछ लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स तो आते ही हैं, उसके अलावा बिजली, पानी और शिक्षा से रिलेटेड जो शिकायतें आई थी, तो सभी अधिकारी यहाँ होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तत्काल। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में भी पूर्व की तरह मेरिट के आधार पर प्रवेश कराए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज अपनी मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में पवेलियन ग्राउंड से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उसमें विदित होगा कि किस प्रकार से यहाँ सीयूईटी की परीक्षा कराई गई, जिसके माध्यम से पता चला कि 65% अभी भी कॉलेजों की जो सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो इससे कहीं ना कहीं छात्र हित जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है उसका, चूंकि जो सीटें रिक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। चूंकि जो केंद्र, जो परीक्षा के केंद्र जो तय किए गए वो बहुत ज्यादा दूर थे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्र जो हैं वो परीक्षा ही नहीं दे पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। तो इसलिए छात्र हित में फैसला लेते हुए पूर्व की भांति मेरिट बेस पर छात्रों का एडमिशन करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को परेशानी ना हो और उन्हें एडमिशन प्राप्त हो जाए। आज विद्यार्थी परिषद के पूरे देहरादून महानगर के 5 महाविद्यालय के कार्यकर्ता आज डीएम को ज्ञापन देने आए थे। पूर्व में सभी महाविद्यालय हमने पिछले शनिवार को बंद कराए थे, जिससे कि यहाँ पे हमारी मुख्य मांग यह है कि जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है उन छात्रों का एडमिशन हो। जो छात्र सीयूटी देने से वंचित रह गए हैं, उन्हें जानकारी के अभाव के कारण, ये शिक्षा विभाग की नाकामियों के कारण वो अपना एडमिशन, अपना सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन बच्चों को आप मेरिट बेस पे एडमिशन लें, कि मेरिट बेस पे एडमिशन हो और सीयूटी कैंसिल हो हमारे महाविद्यालय में। इसी मांग को हमने परसों महाविद्यालय में धरना भी दिया था और आज जो है हम डीएम मैम को ज्ञापन देने आए हैं। डीएम मैम को माननीय एमएचआरडी मिनिस्टर, डीएम मैम के माध्यम से एमएचआरडी मिनिस्टर को ज्ञापन देने आए हैं और डीएम मैम से निवेदन करते हैं कि हमारी इस बात को सरकार में रखने की कोशिश करें। और जब तक हमारे महाविद्यालय में सभी छात्रों के एडमिशन नहीं हो जाते, विद्यार्थी परिषद हर कड़ा आंदोलन करने को तैयार है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आगामी 1 अक्टूबर को दिल्ली में शंखनाद महरौली में आयोजन किया जाएगा।
1 अक्टूबर 2005 को ही पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी नेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीत मणि ने कहा कि उत्तराखंड में सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाकर पुरानी पेंशन बहाली को दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब संसद और विधायक एक साथ कई पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी आखिर पेंशन से क्यों वंचित रहें। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। पूरे देश में कार्यक्रम है कि माननीय सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ कार्यक्रम है। एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने माननीय सांसदों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से आप 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हो और कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर रहे हो, आप समय रहते जाग जाइए, नहीं तो वोट फॉर OPS अभियान के तहत कर्मचारी अपना आपको जवाब देंगे। और हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय सांसद गणों से कि आप कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बॉबी पवार का कहना है कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें खरीदने के लिए टेंडर जारी हुए थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड कंपनी एलाइट मेडिकल लिमिटेड को टेंडर सौंपा गया था। इसके साथ ही पवार ने यह भी बताया कि इस कंपनी द्वारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनें भारत के कई राज्यों में दी गई हैं, जिनकी कीमत 11 लाख से 17 लाख के बीच में है। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता करने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जैम जो है उस वेबसाइट पर एक टेंडर अपलोड किया गया था। वो टेंडर इसलिए अपलोड किया गया था, उत्तराखंड सरकार को 9 उन मशीनों की जरूरत थी जिसका नाम एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। ये मशीनें स्वास्थ्य विभाग को चाहिए थी और 9 मशीनों का जो उन्होंने टेंडर दिया था। अब इसमें क्या हुआ कि दर्जन भर अधिक कंपनियों ने आवेदन किया। उसके बाद वहां पर जो लास्ट में कंपनी सिलेक्ट की गई, उसकी जब हमने जांच पड़ताल की तो वो कंपनी 2018 में उत्तराखंड शासन ने उसे ब्लैकलिस्ट करा है। उत्तराखंड में अभी तक मानसून सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौती बढ़ गई है। लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र की चुनौती बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन होने से जहां एक और कई मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं, वहीं सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आफत की बारिश आने वाली चुनौती से निपटने के लिए SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में जिन यात्रियों की मौत हुई थी, उनमें से एक के परिजन के रिक्वेस्ट पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग से गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौसम की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए ये बड़ी चुनौती बन रहा है, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए स्टैंड बाय में 2 हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं। अलर्ट कल तक येलो अलर्ट था, फिर कल शाम से फिर चेंज हुआ है और आज भी अलर्ट है बारिश का। और इस अलर्ट में चेंज हो रहा है। अभी अलर्ट आती है, फिर हो सकता है येलो अलर्ट हो, वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है शाम या दूसरे दिन आते आते। तो इसके लिए हमारी टीम मतलब पूरी तरह तैयार रहती है। और जैसा कि आपने देखा भी है हमारी रेस्क्यू और रिस्पांस में कि कई जगह हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जाने बचाई है। कल गुजरात इसके यात्री थे जो कि गंगोत्री हाईवे पे जिनका की बस गिर गई थी। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां उफान पर बह रही हैं। वहीं कुछ इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश के
मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। दरअसल भारी बारिश के कारण पहले एक पेड़ गिरने से मंदिर का रास्ता आंशिक रूप से बंद हो गया। वहीं अब मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। मलबा उठा रहे मजदूरों की जान खतरे में है। नरसिंह कृपाधाम और ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता हिंदी साहित्य जगत के ईश्वर गोस्वामी तुलसीदास की 526वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को नगर निगम के टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।